नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमने कल लास्ट क्लास में पढ़ा था लंबर पंचर के बारे में। लंबर पंचर की हमने डेफिनेशन देखी, लंबर पंचर क्या होता है उसके बारे में पता करा। उसके बाद में हमने देखा कि लंबर पंचर के अंदर क्या क्या करते हैं अपन, क्या प्रोसीजर होती है उसकी, और उसके बाद में उसकी प्रोसेस के बारे में हमने पढ़ा था। और पढ़ा था हमने लंबर पंचर का जो नॉर्मल लेवल होता है उसके बारे में। कितना होता है नॉर्मल लेवल? 5 से 15 mm ऑफ Hg। ये होता है अपने पास CSF का जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो। अब अपने पास ये CSF का नॉर्मल प्रेशर है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि कोई कंडीशन ऐसी हो जिसके अंदर CSF का प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए या फिर जो नॉर्मल है उससे कम हो जाए, उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? एक कंडीशन अपने पास जो CSF का प्रेशर है अपने पास, वो CSF का प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए। CSF प्रेशर इंक्रीज और CSF प्रेशर डिक्रीज CSF प्रेशर हाई जो नॉर्मल रेंज है उससे ज़्यादा हो जाएगा, और CSF प्रेशर बिलो नॉर्मल रेंज, उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? एक कंडीशन अपने पास CSF का प्रेशर है, वो जो नॉर्मल अपने पास प्रेशर है, नॉर्मल प्रेशर अपने पास कितना है? 5 से 15 mm ऑफ Hg, ठीक है। अगर हमारे पास जो CSF का प्रेशर है वो 5 से बढ़ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपर ओलीमिया। हाइपर वोलीमिया। और जो हमारे पास प्रेशर है वो नॉर्मल से नीचे हो जाए, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? हाइपोवोलीमिया, ठीक है। इतना समझ में आया कि जो हमारा CSF का प्रेशर है वो अगर नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो बोलेंगे अपन हाइपरवोलीमिया, और अगर प्रेशर नॉर्मल से कम हो जाए उसको बोलेंगे अपन हाइपोवोलीमिया, ठीक है। नीचे नोट लगा के लिखना। नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखना, इफ CSF प्रेशर यहां पे नोट लगा के लिखना। नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इफ CSF प्रेशर rise above the normal level, if CSF pressure rise above the normal pressure, जब हमारा CSF का प्रेशर है वो नॉर्मल रेंज से क्या हो जाएगा? जब हाई हो जाएगा, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? नॉर्मल प्रेशर वो नॉर्मल से हाई हो जाएगा। इट मीन्स पेशेंट it means patient have increase ICP. पेशेंट हैव इंक्रीज ICP, जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज है, उसको क्या बोलते हैं अपन? हाइपरवोलीमिया। इफ CSF प्रेशर राइज अबव द नॉर्मल, इट मीन्स पेशेंट हैव इंक्रीज ICP। जो हमारा प्रेशर है वो प्रेशर अगर नॉर्मल से ज्यादा हो जाते हैं, जो नॉर्मल लेवल अपना 5 से 15 mm ऑफ Hg, अगर उस लेवल से ज्यादा हो जाता है तो पेशेंट को क्या फील होता है? जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर अपना वो इंक्रीज दिखाई देता है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन? हाइपरवोलीमिया। हाइपरवोलीमिया,
या फिर अपन इसको ओवरलोड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं अपन इसको? ओवरलोड। इफ सीएसएफ प्रेशर राइज अबव द नॉर्मल इट मीन्स पेशेंट हैव इंक्रीज आईसीपी या हाइपर वोल्यूमिया, और इसको अपन और क्या बोल सकते हैं? ओवरलोड भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरा, इसमें हो गया अपना जो सीएसएफ का प्रेशर है वो इसमें क्या दिखाई दिया अपने को, जो नॉर्मल है उससे बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा, तो उस कंडीशन को क्या बोला अपने? हाइपरवोल्यूमिया या ओवरलोड। उसके बाद में सेकंड कंडीशन क्या है, जो हमारा सीएसएफ का प्रेशर है वो नॉर्मल से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इफ सीएसएफ प्रेशर बिलो द नॉर्मल लेवल, बिलो द नॉर्मल लेवल पेशेंट हैव डिहाइड्रेशन, उसको क्या बोलेंगे पर? इसमें हाइपोवोलीमिया, और यहां पे हाइपोवोलीमिया। क्या बोलेंगे उसको? हाइपोवोल्यूमिया। ठीक है, जब पेशेंट का जो सीएसएफ का प्रेशर है वो सीएसएफ का प्रेशर अपने पास नॉर्मल से बढ़ जाए या जो नॉर्मल कंडीशन है उससे बढ़ा हुआ दिखाई दे, उस कंडीशन में क्या बोलेंगे अपन? हाइपरवोलीमिया। और जो सीएसएफ का प्रेशर हमें नॉर्मल कंडीशन से नीचे दिखाई दे उसको क्या बोलेंगे अपन? हाइपोवोलीमिया। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हुआ? ठीक है, उसके बाद में आगे अपन नेक्स्ट बात करें तो इसका नॉर्मल लेवल की बात कर ली, और जो हमारे पास क्या कंडीशन है, नॉर्मल से अबव होएगा या नॉर्मल से बिलो रहेगा। ठीक है, यहां तक हुआ। इसके बाद में अपन ने प्रोसीजर कर लिया, प्रोसीजर में पेशेंट का सीएसएफ का सैंपल वो ले लिया, लंबर पंचर कर लिया। उसके बाद में जब अपन पेशेंट का लंबर पंचर कर लेते हैं, उस लंबर पंचर करने के बाद पेशेंट को हमें कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करानी होती है? जब पहले तो हमने कर लिया, और उसके जब हमने प्रोसीजर करा था, ड्यूरिंग प्रोसीजर उस दौरान हमने कौन सी पोजीशन प्रोवाइड कराई थी पेशेंट को? सी शेप या फीटल एटीट्यूड पोजीशन, सी शेप या फीटल एटीट्यूड। ठीक है, ये तो हमने कब करवाई थी? जब हम पेशेंट का प्रोसीजर कर रहे थे, जिस टाइम पे हम प्रोसीजर कर रहे थे। लेकिन अब हमने प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया, नीडल को इंसर्ट कर दिए और जो सीएसएफ साइट थी उस पर हमने ड्रेसिंग कर दी। उसके बाद में अब पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे? कौन सी पोजीशन प्रोवाइड कराते हैं? हम उस दौरान पेशेंट को फ्लैट या सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड कराते हैं, और उस पोजीशन के दौरान हम पेशेंट के जो हेड है उसके नीचे से पिलो को अवॉइड करते हैं, जिसकी वजह से अगर पिलो रखेंगे तो प्रेशर है वो ज्यादा पड़ेगा, तो हम पिलो को अवॉइड करेंगे, जिसकी वजह से जो एलपी साइट है उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर ना लगे। और इस पोजीशन को देने का मतलब जो रिस्क ऑफ लीकेज है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अगर प्रेशर नहीं पड़ेगा उस साइड पे तो जो लीकेज है वो बहुत कम होएगा। फिर उसके बाद में बात करते हैं कि ये पोजीशन कितनी देर तक देनी चाहिए हमें, तो कम से कम इस पोजीशन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 12 से 24 आवर तक तो होना ही चाहिए। ये नॉर्मल है कि इतने घंटे तक अपने को देनी है, लेकिन कम से कम बात करें तो 3 से 5 घंटे तक तो ये पोजीशन हमें उस पेशेंट को देनी है। लेकिन हम बात करें कि नॉर्मल कितनी देर तक रखनी चाहिए, तो वो अपने पास टाइम आ गया 12 से 24 घंटे, या फिर 3 से 5 घंटे भी अपन उस पेशेंट को इस पोजीशन में रखेंगे ही रखेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं पोजीशन आफ्टर पोस्ट प्रोसीजर। पोजीशन ऑफ पेशेंट
पोस्ट प्रोसीजर। जब हमने पेशेंट का प्रोसीजर कर लिया, उस प्रोसीजर के बाद में हम पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे, तो हम उस दौरान पेशेंट को फ्लैट या सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड कराते हैं। प्रोवाइड सुपाइन या फ्लैट पोजीशन। वेयर अवॉइड पिल्लो बिलो द हेड। हम पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करा रहे हैं, हम पेशेंट को सुपाइन या फ्लैट पोजीशन प्रोवाइड करा रहे हैं। उस पोजीशन को प्रोवाइड कराने का हमारे पास जो मकसद है वो क्या है कि पेशेंट की जो एलपी साइट है, लंबर पंक्चर साइट है, उस लंबर पंक्चर साइट पर ज्यादा प्रेशर ना पड़े, इस वजह से जो लीकेज है वो हमको वहां पे दिखाई ना दे। अगर पेशेंट को लीकेज होगा तो लीकेज के अंदर सीएसएफ का लीकेज होता है, उसके अंदर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा दिखाई देता है? अरे सीएसएफ का लीकेज अगर अधिक हो जाए उस दौरान सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा दिखाई देता है? हमको वहां पे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो दिखाई देता है हेडेक। जो सीएसएफ का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है लीकेज कंडीशन के दौरान, वो अपने को दिखाई देगा हेडेक। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सबका? पोजीशन देगी अपने पेशेंट को, उसके बाद में टाइम ड्यूरेशन ऑफ पोजीशन। ड्यूरेशन ऑफ पोजीशन कि हमें कितने घंटे तक ये पोजीशन प्रोवाइड करानी है। सॉरी, तो हमें कम से कम ये पोजीशन 12 से 24 घंटे तो टाइम बता ही दिया कि 12 से 24 घंटे तक की हमें पोजीशन प्रोवाइड करानी है। लेकिन अगर इमरजेंसी कंडीशन देखा जाए, कोई ऐसी कंडीशन हो, तो एटलीस्ट 3 to 5 आवर तक हमें ये पोजीशन उस पेशेंट को देनी ही देनी है। तो यहां लिखेंगे 12 से 24 घंटे। और दूसरा 3 to 5 आवर एटलीस्ट। कम से कम 3 से 5 घंटे तक हमें उस पेशेंट को पोजीशन देनी ही देनी है। कौन सी पोजीशन? सुपाइन या फ्लैट पोजीशन। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सबका? अब उसके बाद में हमने सीएसएफ को निकाल लिया, अब उस सीएसएफ को रखेंगे भी सही। उसके अलावा हमने जो सीएसएफ का अमाउंट निकाला वो अमाउंट कितना है उसके बारे में देखते हैं। तो हमने सीएसएफ का जो अमाउंट सैंपल लिया है उस सैंपल का अमाउंट कितना है? तो उस हमारे पास 3 अलग अलग वाइल थी, उन वाइल में हमें बराबर बराबर सैंपल लेना है। तो हमारे पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसका अमाउंट कितना है? हमारे पास 3 अलग अलग वाइल है, तो हमारे पास जो टोटल सॉल्यूशन लिया हमने उसका अमाउंट कितना है? तो हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन वो रहेगा 6 से 10 ml। 6 से 10 ml कितना रहेगा टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन? 6 से 10 ml। और हमारे पास जो 3 वाइल है उस प्रत्येक वाइल में 3 to 4 ml ईच वाइल। जो हमारे पास 3 वाइल है उस प्रत्येक वाइल में 3 से 4 ml अपन उसके अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन लेंगे।
ठीक है, ये क्लियर हुआ। पेशेंट की पोजीशन आफ्टर प्रोसीजर, उसके बाद में ड्यूरेशन ऑफ पोजीशन, और उसके बाद में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, वो हमारे पास आ गया। कितना आया? 6 से 10 ml और 3 to 4 ml इन ईच वाइल। उसके बाद में हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। अब बात करते हैं अपन इसके टेम्परेचर की, कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को स्टोर करने के लिए क्या क्या टेम्परेचर होना चाहिए। आगे हम इसकी बात करेंगे। इसका जो टेम्परेचर है, तो हमारे पास अलग अलग कंडीशन है। उन अलग अलग कंडीशन के लिए पेशेंट का जो CSF का सैंपल लिया है, उस CSF के सैंपल को रखने के लिए अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टेम्परेचर पर उस सॉल्यूशन को स्टोर रखेंगे अपन। तो सबसे पहले हम स्टोरेज की बात करें। स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, जो हम सॉल्यूशन है उसको कितने डिग्री के टेम्परेचर पे लिखेंगे, या फिर जो कितना हमारे पास टाइम है, कितने समय के लिए हम उस सॉल्यूशन को स्टोरेज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम उस सॉल्यूशन को अगर 6 घंटे तक के लिए स्टोर कर रहे हैं, अप टू 6 आवर, अगर हम 6 आवर तक उसको स्टोरेज कर रहे हैं, उस दौरान हमारे पास जो टेम्परेचर है वो कितना होगा। तो वो हमारे पास टेम्परेचर होगा, जो हमारे पास स्टोरेज का टेम्परेचर है सॉल्यूशन का, वो अप टू 6 आवर तक वो कितना होगा। रूम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस। जो 6 घंटे तक हम स्टोरेज करेंगे उसके लिए कितना टेम्परेचर होगा। हाँ, एक चीज और, जो हम बात कर रहे हैं कि ये तो स्टोरेज टेम्परेचर, लेकिन हम जो सैंपल लेते हैं किसी पेशेंट से, उस पेशेंट को नर्स द्वारा भेजने का जो समय रहता है वो कितना टाइम रहता है, कि कितने टाइम तक अपन उस सैंपल को लेबोरेटरी तक भेज सकते हैं। तो वो नर्स इनिशियली अप टू 2 आवर के अंतर्गत उस सैंपल को भेज देती है। अगर इतने टाइम के अंदर नहीं भेज सकती है, तब अपन जाके उसको स्टोरेज करते हैं। तो वो अपने पास टाइम कितना हो गया, 2 घंटे के बाद में अगर अपन उसको स्टोरेज कर रहे हैं, वो नहीं भेज पा रही है, या उसको स्टोरेज करना है, तो 6 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में हम बात करें कि 24 घंटे तक, तो 24 घंटे तक अप टू 24 आवर, 24 आवर तक के लिए अपन कितने डिग्री पे रख सकते हैं। तो यहां पे अपने पास आ जाएगा फ्रीज 4 डिग्री सेल्सियस। 24 घंटे तक के लिए कितना आ जाएगा अपने पास, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 4 डिग्री सेल्सियस अपने पास टेम्परेचर आ गया। कि अपने पास अगर 24 घंटे तक उसको स्टोरेज करना है, तो उस स्टोरेज के लिए अपने पास टेम्परेचर कितना आ गया, 4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में हम उस सैंपल को अगर सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन का मतलब हम उस सैंपल को लेबोरेटरी टेस्ट, उसके अंदर केमिकल्स है, उसके अंदर शुगर है, प्रोटीन है, क्लोराइड है, उन सब का पता लगाने के लिए अपन उसको भेजना चाहते हैं। तो उसके लिए अपने को कितना टेम्परेचर है वो रखना पड़ेगा। तो फॉर सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, अगर हम उस सैंपल को सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज रहे हैं, तो उस दौरान जो टेम्परेचर है वो कितना होगा। यहां हमारे पास कितना आ गया, 4 डिग्री सेल्सियस। ये कौन सा है, ओनली 24 घंटे के लिए। और ये अपने पास शुरुआती 6 घंटे के, उसके लिए क्या आ गया अपने पास, रूम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस आ गया अपने पास। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए हमारे पास जो टेम्परेचर होगा वो होगा -20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहां तक हुआ सबका क्लियर। अपने पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन आ गया, जो हमने नंबर पंचर में निकाला था CSF, उसका कितना अमाउंट आएगा, 6 से 10 ml। उसके बाद में हमारे पास जो 3 वाइल, उन 3 वाइल प्रत्येक वाइल में कितना आ गया, 3 से
4 ml इन ईच वाइल। उसके बाद में स्टोरेज ऑफ टेम्परेचर सॉल्यूशन, जो हमारे पास सॉल्यूशन उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए। तो शुरुआती 6 घंटे के लिए हमारे पास टेम्परेचर का वो क्या रहेगा, रूम टेम्परेचर या 24 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में दूसरा हमारे पास है वो कितने घंटे के लिए, शुरुआती 24 घंटे के लिए, तो उसमें क्या होगा फ्रीजिंग पॉइंट 4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में तीसरा अपने पास फॉर सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, उसमें क्या आएगा -20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अपने पास अमाउंट हो गया, सॉल्यूशन कितना लिया वो हो गया, पेशेंट की पोजीशन हो गई पोस्ट प्रोसीजर, उसके बाद में स्टोरेज टेम्परेचर हो गया अपने पास। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं सैंपल की, जो एनालिसिस कंडीशन है। अपन सीएसएफ का एनालिसिस करते हैं कि जो हमारे पास सीएसएफ का सॉल्यूशन है वो सही है या खराब हो गया है। तो सीएसएफ का एनालिसिस करेंगे तो इसमें अपने पास सीएसएफ का जो कलर होगा वो दिखाई देगा। सीएसएफ के अंदर जो भी अलग अलग अपने पास कंडीशन है कि उसका कलर कौन सा दिखाई देगा, उसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट रहेगी या नहीं रहेगी। अगर आरबीसी प्रेजेंट रहेगी तो क्या होगा, आरबीसी प्रेजेंट नहीं रहेगी तो क्या होगा, और उसके अंदर कौन कौन से और चीजें अवेलेबल है उन सब के बारे में अपन पता करेंगे। तो सीएसएफ एनालिसिस, जो हमारे पास सीएसएफ का एनालिसिस करेंगे हम, तो उस चीज में एक कंडीशन देखेंगे कि जो सीएसएफ का कलर है हमारे पास वो कौन सा दिखाई देगा। सबसे बड़ी बात कि जो नॉर्मल सीएसएफ है, अपन अभी ओनली इसकी अबनॉर्मलिटी नहीं देख रहे कि सीएसएफ खराब हो जाने के बाद उसके अंदर क्या दिखाई देगा। अपन ओनली सीएसएफ का एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या होगा उसके अंदर। जो नॉर्मल सीएसएफ का कलर है वो कौन सा होगा, नेचर में कैसा होता है वो दिखने के अंदर, उसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट होती है नहीं होती है, उन सब के बारे में पता करेंगे। तो सबसे पहले जो नॉर्मल फाइंडिंग होती है वो बात करते हैं अपन। नॉर्मल फाइंडिंग, नॉर्मल फाइंडिंग में हमें उसका सबसे पहले कलर, कि जो सीएसएफ का हमारे पास कलर है वो कलर कौन सा दिखाई दे रहा है। तो सीएसएफ का जो कलर है वो क्रिस्टल क्लियर कलर का दिखाई देता है, और नेचर में कैसा होता है, ब्राइट इन नेचर, यानी कि चमकीला होता है। तो हम बात करेंगे नॉर्मल फाइंडिंग के अंदर पहला पॉइंट, नॉर्मल सीएसएफ इज, नॉर्मल सीएसएफ इज crystal clear and bright in nature। जो उसका कलर होता है वो क्रिस्टल क्लियर कलर का, और दिखने में कैसा होता है, ब्राइट यानी कि चमकीला होता है। उसके बाद में हम दूसरी बात करें कि इसके अंदर आरबीसी इज नॉट प्रेजेंट इन सीएसएफ, RBC is not present in CSF। जो रेड ब्लड सेल्स है वो CSF के अंदर एब्सेंट रहेगी। पहला हमारे पास नॉर्मल क्लियर कलर, उसका नॉर्मल क्रिस्टल क्लियर और दिखने में कौन सा है वो ब्राइट इन नेचर। उसके बाद में दूसरा आरबीसी इज नॉट प्रेजेंट इन सीएसएफ। उसके बाद में तीसरा पॉइंट हमारे पास नॉर्मली इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहती है। नॉर्मली शुगर, क्लोराइड, प्रोटीन, WBC, ये सब चीजें उसके अंदर
प्रेजेंट रहेगी। शुगर हो गया, क्लोराइड हो गया, प्रोटीन हो गया, WBC हो गई, ये सभी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट मिलेगी, प्रेजेंट इन CSF। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। जो नॉर्मल फाइंडिंग है उसके अंतर्गत हमें क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है। सबसे पहले CSF का कलर है और दिखने में कैसा हो, ब्राइट नेचर में। उसके बाद में CSF के अंदर क्या है, RBC इज नॉट प्रेजेंट, जो कि रेड ब्लड सेल्स हमारी वो CSF के अंदर प्रेजेंट नहीं है। CSF के अंदर RBC या रेड ब्लड सेल्स है वो एब्सेंट रहेगी। और उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, नॉर्मली शुगर, क्लोराइड, प्रोटीन, WBC प्रेजेंट इन CSF। उसके बाद में हम बात करेंगे कि जो हमारे पास क्लोराइड है, प्रोटीन है, इनका लेवल कितना होता है उसके अंदर। तो क्लोराइड, पहले बात करते हैं हम क्लोराइड की, तो हम उसमें क्लोराइड का लेवल कितना होता है। क्लोराइड होता है 720 से 750 mg पर DL। जो क्लोराइड का लेवल है वो कितना होता है, 720 से 750 mg पर DL। उसके बाद में हम बात करेंगे प्रोटीन की, कि प्रोटीन कितना होता है। प्रोटीन होता है 5 से 45 mg पर DL। जो प्रोटीन का लेवल है वो कितना है, सॉरी 5 नहीं 15 से 45 mg पर DL। ये हो गए हमारे पास इसकी नॉर्मल फाइंडिंग की। नॉर्मल फाइंडिंग में क्या क्या कंडीशन हमें CSF के अंदर दिखाई देगी। उसके बाद में हमारे पास आती है अबनॉर्मल फाइंडिंग। तो अबनॉर्मल फाइंडिंग में क्या कंडीशन दिखाई देगी, अबनॉर्मल कंडीशन है, उस अबनॉर्मल कंडीशन में हमें सिर्फ एक चीज दिखाई देगी, जो CSF का कलर है वो। तो अब बात करते हैं अपन अबनॉर्मल फाइंडिंग की। तो अबनॉर्मल फाइंडिंग में क्या दिखाई देगा, अबनॉर्मल फाइंडिंग, जो हमारे पास अबनॉर्मल फाइंडिंग है उसके अंदर क्या कंडीशन दिखाई देगी। जो हमारा CSF है उस CSF का कलर वो हमें चेंज दिखाई देगा। तो CSF का कलर पिंक कलर, पिंक कलर CSF। जो CSF का कलर है वो कैसा दिखाई देगा हमें, पिंक कलर का। ये पिंक कलर क्या इंडिकेट कर रहा है, उसके अंदर RBC की प्रेजेंस को शो कर रहा है। इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ RBC इन CSF। जो CSF है उसके अंदर RBC की प्रेजेंस है उसको दिखा रहा है। ठीक है, ये हो गए अपने पास अबनॉर्मल फाइंडिंग। जो नॉर्मल फाइंडिंग थी उसके अंदर RBC प्रेजेंट नहीं था CSF के अंदर। उसका कलर कौन सा दिखाई दे रहा था, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल साफ सफेद कलर का दिखाई दे रहा था, दिखने में कैसा था, चमकीला। लेकिन यहाँ पे अबनॉर्मल फाइंडिंग के अंदर जो CSF हमारा, उस CSF का कलर कैसा दिखाई दे रहा है, हमें पिंक कलर का दिखाई दे रहा है। तो वो पिंक कलर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि CSF के अंदर जो RBC या रेड ब्लड सेल्स है उसको प्रेजेंस दिखा रहा है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या दिखाई देंगे, कॉम्प्लिकेशन
तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि CSF करते हैं अपन, लंबर पंचर करते हैं, CSF निकालते हैं, तब मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या दिखाई देता है? तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या बताया था? हेडेक, हेडेक ही बताया था। उसके बाद में हम दूसरा बात करें कि और क्या दिखाई दे सकता है हमें, तो पेशेंट को जो CSF साइट, लंबर पंचर साइट है, उस साइट पर पेन भी दिखाई देता है। तो उस पेन को कम करने के लिए हमारे पास जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो क्या करोगे आप? अरे जो लंबर पंचर साइट है हमारे पास, जो हमने अपने सबआर्किनोइड स्पेस से लंबर पंचर नीडल इंसर्ट करी थी, उस इंसर्ट करी हुई जगह पे जहां लंबर पंचर साइट है उस साइट पर पेन दिखाई देगा। अब उस पेन को कम करने के लिए क्या करेंगे अपन? उस पेशेंट को आइस उससे उसको सिकाई करवाएंगे, जिससे जो पेन कंडीशन है उसमें रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन तो क्या है? हेडेक। हेडेक मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। और दूसरा हमारे पास क्या है? पेन एट लंबर पंचर साइट। पेन एट लंबर पंचर साइट। पेन एट जो हमारी लंबर पंचर साइट है, उस लंबर पंचर साइट पे हमें पेन दिखाई देगा। तो उस पेन को कम करने के लिए नर्सिंग मैनेजमेंट, वो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा अपने पास? आइस या कोल्ड एप्लीकेशन इज मोस्ट इफेक्टिव नर्सिंग मैनेजमेंट। आइस या कोल्ड एप्लीकेशन इज मोस्ट इफेक्टिव नर्सिंग मैनेजमेंट। जो हमारे पास कॉम्प्लिकेशन दिखाई दे रहे हैं दोनों, फर्स्ट हेडेक कंडीशन, दूसरा पेन एट लंबर पंचर साइट। तो उस पेन को कम करने के लिए अपन नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे। उस नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे? आइस या कोल्ड एप्लीकेशन इज मोस्ट इफेक्टिव नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद में हम आगे बात करेंगे। अपने पास कॉम्प्लिकेशन हो गया, अब नॉर्मल फाइंडिंग हो गई। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कंडीशन दिखाई देगी हमें उसके ऊपर? लीकेज ऑफ CSF। अगर CSF का लीकेज हो रहा हो, CSF का लीकेज हो रहा हो, उस दौरान अपन क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? सबसे अगर लीकेज हो रहा है, सबसे पहले तो उस पेशेंट की पोजीशन, और लीकेज होने का कारण क्या हो सकता है? पोजीशन हो सकती है ज्यादा। मेन कारण तो यही है कि उस पेशेंट की पोजीशन क्या है, अबनॉर्मल, कोई अबनॉर्मलिटी हो रखी हो, पोजीशन कैसी है उस पेशेंट की, इसलिए अपने को उसका लीकेज दिखाई दे रहा है। और फिर हम लीकेज दिखाई दे रहा है, उस लीकेज को रोकेंगे, और उस लीकेज की वजह से बॉडी के अंदर जो फ्लूइड का लेवल कम हुआ, उस फ्लूइड को मेंटेन करेंगे। तो CSF लीकेज। CSF लीकेज। तो CSF लीकेज के अंदर हम क्या करते हैं? नर्सिंग मैनेजमेंट। अगर पेशेंट को CSF लीकेज हो रहा है, उस दौरान नर्सिंग मैनेजमेंट, जो हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट होगा, वो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा? सबसे पहले तो हम उस पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे। तो पोजीशन कौन सी प्रोवाइड कराएंगे हम? अगर अपने को पेशेंट के अंदर CSF का लीकेज दिखाई दे रहा है
हम उस पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। ट्रेंडलबर्ग पोजीशन कौन सी होती है? जो हमारे पैर है वो एलिवेट रहते हैं और जो हेड है वो नीचे की साइड झुका रहता है। उसके बाद में दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या आएगी? हमने पेशेंट को ट्रेंडलबर्ग पोजीशन प्रोवाइड करा दी। ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, जो पैर है वो एलिवेटेड रहता है और जो हेड है वो हमारा झुका हुआ रहता है। यानी कि ये पेशेंट है और इस पेशेंट में ये इसका सिर है और ये इसका पैर है। तो अब ट्रेंडलबर्ग पोजीशन में कैसे दिखाई देगा? हमें ऐसे दिखाई देगा। ये पैर है, ये एलिवेट और सिर है इसका नीचे झुकाई देगा, झुका हुआ दिखाई देगा। उसके बाद में हम बात करेंगे और क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो अपन उस पेशेंट की बॉडी में जो फ्लूइड का लेवल कम हुआ है तो उस फ्लूइड के लेवल को बढ़ाने के लिए अपन उस पेशेंट को बोलेंगे कि आपका जो वाटर लेवल है, वाटर इनटेक है, उसको इंक्रीज करें जिससे जो फ्लूइड लेवल है वो मेंटेन हो सके। इंक्रीज इनटेक ऑफ वाटर, जो वाटर पानी पी रहा है उस पानी का इनटेक है उसको ज्यादा बढ़ाए, जिसकी वजह से हमारे पास जो CSF का लीकेज जो है उस दौरान जो फ्लूइड की कमी है उसको मेंटेन किया जा सके। इंक्रीज इनटेक ऑफ वाटर टू इंस्ट्रक्ट द पेशेंट, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट, हम उस पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप पानी पियो। उसके बाद में हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपन ने पेशेंट की पोजीशन प्रोवाइड कर दी, अपन कर रहे हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। उसके बाद में हमने उसका जो वाटर लेवल है उसको इंक्रीज करवा दिया, जो पानी पी रहा है उसको इंक्रीज करवा दिया। उसके बाद में हमारे पास थर्ड प्रायोरिटी क्या होगी? इन्फॉर्म डॉक्टर। क्या होगी हमारे पास थर्ड प्रायोरिटी? हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा कि हम जो वाटर लेवल फ्लूइड लेवल है उस फ्लूइड लेवल को मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे? IV थेरेपी स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट IV थेरेपी टू मेंटेन फ्लूइड लेवल। ये क्या है? मोस्ट इफेक्टिव नर्सिंग मैनेजमेंट, मोस्ट इफेक्टिव नर्सिंग मैनेजमेंट। जो फ्लूइड का लॉस हुआ है CSF लीकेज की वजह से, उस लीकेज को जो CSF का लॉस हुआ है उस फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए, बॉडी फ्लूइड मेंटेन करने के लिए अपन पेशेंट को क्या करेंगे? जो IV थेरेपी है वो स्टार्ट करेंगे। क्योंकि पानी पिएगा तो वो धीरे असर करेगा, लेकिन अगर डायरेक्ट इंट्रावेनसली अपन कोई फ्लूइड इंजेक्ट करेंगे तो वो बॉडी के अंदर जल्दी काम करेगा। तो हमारे बॉडी का जो फ्लूइड लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए अपन क्या करेंगे? पेशेंट की IV थेरेपी स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में ये हो गया अपने पास। अगर अपने पेशेंट का CSF लीकेज हो रहा है तो अपन क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या किया? पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड कराई? ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। उसके बाद में जो वाटर लेवल है उसको पीने के लिए हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, जिसकी वजह से जो CSF का या फ्लूइड का लीकेज हुआ है उस लीकेज को जो फ्लूइड लीकेज से बाहर निकला उस फ्लूइड को मेंटेन किया जा सके। उसके बाद में क्या करेंगे? डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। और लास्ट में हमारे पास मोस्ट इफेक्टिव नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है? स्टार्ट IV थेरेपी टू मेंटेन फ्लूइड लेवल। जो IV थेरेपी है वो स्टार्ट करेंगे जिससे जो फ्लूइड लॉस हुआ है उस फ्लूइड लॉस को मेंटेन किया जा सके। ठीक है, ये हो गया अपने पास कंप्लीट लंबर पंक्चर। अगर कोई परेशानी हो तो वीडियो के कमेंट करके बताएं। ठीक है, थैंक यू। और सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं। ठीक है, थैंक यू।